हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। लास्ट ईयर हमने आरबीएसई का पूरा सिलेबस 12th क्लास का था, उसको हमने ऑनलाइन किया है और अब बच्चों की विशेष अनुरोध के ऊपर हमने आज से एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको भी चालू किया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो मुख्य रूप से 16 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है और यूनिट्स की बात करें तो टोटल 9 यूनिट बनाई गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड का जो पेपर है वो 56 मार्क्स का होता है। 14 नंबर आपके सेशनल स्कूल में से भेजे जाते हैं और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल मिलाकर के आपके 100 मार्क्स का जो फिजिक्स का रिजल्ट तैयार होता है। उसके अंदर आज अपन यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका जो पहला चैप्टर है ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बोर्ड परीक्षा के अंदर यदि हम राजस्थान बोर्ड की बात करें तो ये जो चैप्टर है वो आपका 4 अंकों का पूछा जाएगा। वैसे ये जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का है, जो कि पूरे इंडिया के अंदर हर एक स्टेट बोर्ड के अंदर फिजिक्स जो है उसमें पूछा जाता है। चलिए आज अपन पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इसका नाम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र है वो भी आपका विद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन टोटली आवेश की बात करेंगे और ये जो आवेश रहेगा वो स्थिर अवस्था में रहेगा। थोड़ा सा अपन फिजिक्स के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो 12th क्लास की फिजिक्स में जो आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे उसकी टोटल 3 कैटेगरी रहेगी। पहली कैटेगरी जो कि आपका स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आता है, इसमें जो आवेश होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है। आवेश स्थिर रहता है यानी स्थिर आवेश, और स्थिर आवेश का मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो आपकी 0 रहेगी और जब आवेश रुका हुआ रहेगा तो यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र के बारे में भी अपन पूरा विस्तार पूर्वक इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। पहली यूनिट के बाद में जब आप दूसरी यूनिट पढ़ेंगे तो इसमें आप बात करेंगे कि जो आवेश होगा वो नियत वेग से गतिमान आवेश रहेगा, यानी आवेश है वो धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना प्रारंभ कर देगा। जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, 12th क्लास के लेवल को अगर अपन एक मनुष्य की जर्नी के साथ स्टार्ट करें, रिलेट करने का प्रयास करें, तो छोटा बच्चा होता है वो प्रारंभ में स्थिर रहता है। तो उसी तरीके से आप पहले एक यूनिट में स्थिर आवेश के बारे में बात करेंगे। पूरी यूनिट में आपके दिमाग में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि आवेश है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, दूसरी यूनिट में जब अपन चलेंगे तो आवेश है वो नियत वेग से गति करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी v रहेगी और इस स्थिति के अंदर आवेश जो है वो आपका विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, इसके साथ में एक विशेष प्रकार का क्षेत्र और उत्पन्न करता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जब अपन सेकंड यूनिट पढ़ेंगे उस समय अपन विद्युत क्षेत्र तो पहले यूनिट में पढ़ चुके रहेंगे और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी बात करेंगे। तीसरे यानी जब 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी, थोड़ा सा आवेश बड़ा हो जाएगा, यानी अपने को भी पढ़ते पढ़ते 2-3 महीने का समय हो जाएगा, तब नियत त्वरण से गति करेगा। नियत त्वरण या फिर इसे त्वरित गति भी कहते हैं, नियत त्वरण से गति। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन है वो कुछ ना कुछ इसके अंदर रहेगा और इस स्थिति के अंदर जो आवेश है वो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी तरंगें भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न करेगा। तो कुल मिलाकर के जो अपनी फर्स्ट फिजिक्स है 12th क्लास की, उसके अंदर कंप्लीटली अपन आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली यूनिट में आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा, दूसरी में आवेश नियत वेग से गति करेगा और तीसरी स्थिति के अंदर आवेश है वो नियत त्वरण से गति करेगा, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन होगा, धीरे धीरे वो दौड़ना शुरू कर देगा और उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। तो आज अपन बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है हमारे दिमाग में कि सर व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या होता है। देखिए आवेश जो है, वैसे आवेश कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको अपन देख सकते हैं। आवेश एक फीलिंग है, यानी प्रत्येक पदार्थ का एक विशेष गुण धर्म है। आप जानते हैं कि प्रकृति के अंदर 2 तरीके की चीजें पाई जाती हैं,
एक सजीव चीज़ें होती हैं, एक निर्जीव होती हैं। तो सजीवों के शरीर की जो सबसे छोटी या सूक्ष्म इकाई होती है, जिनसे मिलकर के शरीर या कोई भी सजीव वस्तु बनती है, उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर के कोई वस्तु बनती है। और उसी तरीके से यदि हम निर्जीव वस्तुओं की बात करें, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये मोबाइल फ़ोन है, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं, पत्थर है, सोना है, चांदी है, वो सब परमाणुओं से मिलकर के बनी होती हैं। और परमाणु की जो संरचना है वो आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हुए आते हैं कि सर परमाणु जो होता है, थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर परमाणु की जो संरचना होती है उसकी जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 मीटर की होती है। परमाणु के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे सूक्ष्म पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, या फिर इसे हम नाभिक भी बोल सकते हैं। और नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। और परमाणु के नाभिक में दो तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं सर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर सर हम जानते हैं धनावेश होता है, और परमाणु के चारों तरफ यानी नाभिक के चारों तरफ अनेक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करेंगे तो सर आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश का जो प्रकार है वो दो प्रकार होता है। पहला धनावेश, यदि अपन बात करेंगे कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सर ये प्रोटॉन पे पाया जाता है, यानी नाभिक के अंदर पाया जाता है। तो नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन रहेंगे और बहुत सारे न्यूट्रॉन रहेंगे, लेकिन सर न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, तो प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो इस प्रकार से नाभिक के ऊपर हमेशा टोटली धनावेश ही रहेगा, और नाभिक के चारों तरफ अनेक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है। दूसरे प्रकार की बात करें तो सर दूसरा जो प्रकार है वो हमारा ऋणावेश होता है। और ऋणावेश की बात करें तो ये आवेश किसके ऊपर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाता है। बेसिक छोटी सी अपन चर्चा कर रहे हैं, अपन पहली यूनिट पहले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। यदि हम आवेश की डेफिनेशन की बात करें, सर आवेश क्या है, तो इसकी परिभाषा है कि प्रत्येक वस्तु का एक विशेष गुण, प्रत्येक वस्तु का विशेष गुण होता है। ये कैसा गुण होता है? जिसके कारण या जिसके द्वारा वस्तु जो है वो आपकी विद्युत क्षेत्र एवं कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या प्रभाव दर्शाती है। ठीक है, उत्पन्न करती है। क्यों करती है भाई? क्योंकि हमने बात करी है कि यदि आवेश स्थिर अवस्था में रहेगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यदि आवेश गतिमान अवस्था में होगा तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। यदि आपको हमारे हाथ से लिखे हुए नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको 12th क्लास के फिजिक्स के जो नोट्स हैं वो उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन आप बोर्ड के ऊपर देख करके प्लीज़ नोट्स ना लिखें, आप अपनी रफ कॉपी के अंदर शॉर्ट फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आवेश जो है वो प्रत्येक पदार्थ का एक गुण होता है जिसकी वजह से विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र वस्तु है वो उत्पन्न करती है। आवेश के प्रकारों की बात होगी। अब अपन बात करते हैं सर आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, देखिए आवेश जो है वो एक भौतिक राशि है, यानी इसे हम नाप और तौल सकते हैं, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आवेश का जो बात करें मात्रक की, तो आवेश को किसके रूप में नापा जाएगा? आवेश का जो मात्रक होता है वो आपका कूलाम होता है। यदि आवेश के इतिहास में अपन जानने का प्रयास करें तो बात है लगभग 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। ये बाल्टिक सागर नाम की कोई जगह है, बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर। इस बाल्टिक सागर के किनारे पर एक अपने यूनान के वैज्ञानिक हुए हैं, यूनान के वैज्ञानिक जिनका नाम था थेल्स। ठीक है, इनको एक बाल्टिक सागर के किनारे विशेष प्रकार के पदार्थ का एक टुकड़ा मिला था जिसे हम एम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बर कहते हैं। और एम्बर जो है इसको यूनानी भाषा के अंदर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यूनानी भाषा में इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो थेल्स ने देखा कि यदि एम्बर को यदि आप ऊन के कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं तो इस
एम्बर पदार्थ के अंदर एक विशेष तरह का गुण उत्पन्न हो जाता है। कैसा गुण उत्पन्न हो जाता है सर? ये कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचने लगता है, ये घास के जो तिनके हैं उनको अपनी तरफ खींचने लगता है। तो कुल मिलाकर के जो आपका आवेश है उसकी कहानी 600 ईसा पूर्व से शुरू हो जाती है, यानी 2021 का ये वर्ष चल रहा है, 600 वर्ष आपके पहले हो जाते हैं, तो लगभग 2700 वर्ष पहले की कहानी है। इसके बाद में जो आवेश का जो वर्तमान स्वरूप है, जिसमें आप धनावेश और ऋणावेश दो नाम भी जानते हैं, इसकी कहानी है वो 1750 ईस्वी के अंदर हुई। और ये एक वैज्ञानिक हुए हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने इन दोनों प्रकार के आवेशों का नामकरण किया है। अगर अपन बात करें कि आवेश के पंडित जी कौन है, पंडित जी का मतलब जो नामकरण निकालता है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का नामकरण किया। ठीक है, आवेश का नामकरण, ये बात आप पढ़ सकते हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन को हमेशा के लिए याद रखने के लिए आगे चल करके अपन पढ़ेंगे कि इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। तो कुल मिलाकर के आवेश की छोटे छोटे प्रॉपर्टीज अपन यहाँ पे पढ़ते चलते हैं। ये मुख्य चीज़ें हो गई। चलिए एक बार आप फटाफट इनको अपने रफ नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। अपन आवेश के मुख्य गुणधर्म हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। अब अपन आवेश के गुणधर्म प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जहां से बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अपन हेडिंग लगाते हैं आवेश के गुणधर्म। ठीक है, आवेश के गुणधर्म अपन शॉर्ट फॉर्मेट में लिखेंगे, बाकी विस्तार पूर्वक आप लोगों को नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। आवेश के गुणधर्मों की यदि अपन बात करें तो सबसे पहला जो गुण प्रॉपर्टी है वो है कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, यानी इसमें वेक्टर वगैरह नहीं होता है, इससे दिशा का ज्ञान नहीं होता है। दूसरा अगर अपन बात करें तो आवेश जो है वो योज्यता के नियम का पालन करता है। योज्यता के नियम का मतलब क्या होगा, आराम से समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि बेटा इसमें प्लस का 2 कूलाम आवेश है, प्लस का 3 कूलाम आवेश है, माइनस का 1 कूलाम आवेश है और प्लस का 2 कूलाम आवेश है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वस्तु के ऊपर टोटल कितना चार्ज है, कुल आवेश कितना है? तो आप कहेंगे कि सर प्लस प्लस आवेश को एक जगह जोड़ दीजिए और माइनस को उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 3 और 2 5 कूलाम, प्लस 2 7 कूलाम और 7 में से -1 करेंगे तो 6 कूलाम हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर जो टोटल चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा 6 कूलाम। इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर Q इक्वल्स टू, आवेश को हमेशा Q से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 + 3 हो गया, फिर इसमें सर +2 कर दीजिए, -1 कर दीजिए और टोटल 6 कूलाम लिख दीजिए। तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है उसे ही हम योज्यता का नियम कहते हैं। योज्यता का नियम का मतलब है एल्जेब्रिक सम करना है, बीजगणितीय योग करना है। धनात्मक संख्याओं को एक जगह जोड़ना है, ऋणात्मक संख्याओं को एक जगह जोड़ना है और फिर दोनों में से कंपेरिजन करना है कि प्लस की संख्याएं बड़ी हैं या माइनस की संख्याएं बड़ी हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहूँगा और इसका जो आंसर है वो आप प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने माइनस का 4 कूलाम आवेश डाल दिया, माइनस का 2 कूलाम आवेश डाल दिया, प्लस का 3 कूलाम आवेश डाल दिया और यहाँ पर मैंने माइनस का 1 कूलाम आवेश डाल दिया। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज कितना है। जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो योज्यता के नियम के अकॉर्डिंग ही होगी। मैं आपसे इसकी कहानी ना बता करके मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ कि आप योज्यता के नियम को समझें। इसका जो आंसर है वो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो ये 2 बातें हो गई। नंबर 3 पे आते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश जो है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 2 तरह की 2 आवेशित वस्तुएं हैं। एक मेरे पास ये छड़ है,
ये मेरे पास धनावेशित है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अपन बात करेंगे कि धनावेशित कैसे किया जा सकता है या ऋणावेशित किसी वस्तु को कैसे किया जा सकता है। हर एक टॉपिक को अपन बहुत अच्छे से समझेंगे। ये मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों वस्तुओं के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ये आवेश का एक विशेष गुण है। और यदि हम इन्हें समान प्रकृति ले लेते हैं, दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं या फिर दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये दोनों चीजें हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और सिमिलर नेचर के जो चार्ज होते हैं, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। तो उस कहानी को अपन यहाँ पे लिखना है। तो दोनों चीजों को मेरे को यहाँ पे लिखना है। समान प्रकृति के जो आवेश होंगे उनके बीच में कैसा बल लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे उनके बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, आकर्षण बल लगेगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, इस प्रॉपर्टी के ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी अक्सर पूछा जाता है। क्या न्यूमेरिकल है, अपन चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि आपके पास दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का जो गुणनफल है, दैट इज ग्रेटर देन 0 दे रखा है कि यदि दो आवेश हैं उनका गुणनफल है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? आपको ये पता करना है कि ये दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं या विपरीत प्रकृति के हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दोनों आवेशों के गुणनफल की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा। और सेकंड पार्ट है कि यदि दोनों आवेशों के गुणनफल की वैल्यू 0 से छोटी है तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा। तो सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो सर Q1 और Q2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो सर Q1 को अगर मैं पॉजिटिव मान लूं, ये पॉजिटिव है, और Q2 है सर, इसको भी मैं पॉजिटिव मान लूं, तो दोनों का गुणनफल तो सर डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा ना। प्लस की संख्या को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा। और अगर दूसरा आंसर ले लें, मान लीजिए जो Q1 है वो आपका नेगेटिव है और Q2 है वो भी आपका नेगेटिव है, और आप जानते हैं कि दो माइनस की संख्याओं को जब अपन गुणा करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों यानी दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? दोनों का गुणनफल 0 से बड़ा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपसे ये कह रहा है कि दोनों आवेश या तो पॉजिटिव नेचर के होंगे या फिर दोनों अपोजिट नेगेटिव नेचर के होंगे, दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे। और ऐसी स्थिति में इनके बीच में कैसा बल लगेगा बेटा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों का गुणनफल 0 से छोटा है, कोई भी संख्या 0 से कम है, 0 से छोटी है, इसका अर्थ है कि वो उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। और दो संख्याओं का गुणनफल नेगेटिव कब आएगा? दो संख्याओं का गुणनफल नेगेटिव कब आएगा? यानी दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है और दोनों में से कोई एक नेगेटिव है। तो कहने का मतलब दोनों जो आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं, और यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो इनके बीच में आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। तो ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जो एक छोटा सा प्रश्न है जो आप लोगों को इस फिनोमिना के ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने 3 प्रॉपर्टी हो जाती हैं। आगे चलते हैं नंबर 4, आवेशों के गुणधर्म में चौथे नंबर पे आता है कि आवेश जो होता है वो अपना क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। कैसे? इस टॉपिक को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। देखिए क्या है, ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक वस्तु है, इसके ऊपर प्रोटॉन भी होंगे नाभिक में और न्यूट्रॉन भी होंगे, और इसके ऊपर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो एक प्रोटॉन का जो आवेश होता है, एक प्रोटॉन का आवेश होता है वो 1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 10 की पावर -19 कूलाम होता है। यानी एक प्रोटॉन पे जितना धनावेश, एक इलेक्ट्रॉन पे उतना ही ऋणावेश होता है। और हर एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी आप जानते हैं कि सर हर एक परमाणु में जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। क्लियर है? धनावेश और ऋणावेश की मात्राएं बराबर होती हैं, इसलिए हर एक परमाणु उदासीन होगा।
अब क्या होगा, यदि मान लीजिए इस वस्तु को आप धनावेशित करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, धनावेशित करना चाहते हैं, तो धनावेशित करने के लिए आपने पढ़ा है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। तो धनावेशित करना है तो प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जानी चाहिए, और ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जानी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाहर से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इस वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन लेकर के आ जाएं और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम बढ़ा दें, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। अब बात आती है कि सर धनावेशित कैसे करें, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ऋणावेशित करने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो धनावेशित करने के लिए प्रोटॉन बढ़ा दीजिए, बाहर से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इसके ऊपर प्रोटॉन लेकर के आ जाइए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि आवेश का स्थानांतरण सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, प्रोटोनों का ट्रांसफर कभी भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कक्षा 11 में आपने पढ़ा था कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो बहुत पावरफुल फोर्स से बंधे होते हैं, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। और दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल, वो प्रोटोनों को बाहर नहीं जाने देता। इसलिए आप कभी भी प्रोटोनों का तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते हैं। ट्रांसफर किसके रूप में होगा, इलेक्ट्रॉनों के रूप में होगा। तो सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो सर पॉजिटिव कैसे करें। बेटा आपने पढ़ा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। यदि मैं इस वस्तु के ऊपर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाऊं, तो किसका प्रभाव बचेगा, किसकी संख्या बचेगी, सर प्रोटॉनों की संख्या बचेगी। और प्रोटॉन की संख्या बचेगी तो इस वस्तु के ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी वस्तु को यदि आप ऋणावेशित करना चाहते हैं तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ला करके उसके ऊपर डाल दीजिए, और धनावेशित करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दीजिए। कभी भी जब आवेश के स्थानांतरण की बात करें तो आपके दिमाग के किसी कोने में ये बात हमेशा रहनी चाहिए कि आवेश का स्थानांतरण तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। क्लियर है। तो आवेश अगर आप इसको धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाएंगे, और ऋणावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ला करके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से ये वस्तु धनावेशित और ऋणावेशित हो सकती है। अब बात करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, एक आप इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर के गए तो इसके ऊपर एक प्रोटॉन का प्रभाव रह गया, और अगर आप इस वस्तु के ऊपर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आए तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उतना ऋणावेश इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगा और ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। लेकिन कितनी ऋणावेशित, सर जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁹। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि मेरे पॉकेट के अंदर 10 रुपए के नोट की गड्डी भरी हुई है, और अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मेरे को नोट देने हैं तो मैं कितने रुपए दे सकता हूं उसको, 10 रुपए दे सकता हूं, 20 रुपए भी दे सकता हूं। 10 रुपए के नोटों की गड्डी है, याद रखना आपको। 30 रुपए भी दे सकता हूं। क्या मैं उसको 35 रुपए दे सकता हूं? आप कहेंगे कि सर 5 रुपए कहां से लेके आएंगे, छुट्टे तो है ही नहीं। क्या मैं उसको 37 रुपीज दे सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। सर आप तो केवल 10 रुपए के नोट के मल्टीपल के फॉर्मेट में उसे अमाउंट दे सकते हैं। तो सिमिलरली ठीक उसी तरीके से आवेश का स्थानांतरण किसके रूप में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के रूप में। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ तो अगर मुझे इस वस्तु को ऋणावेशित करना है तो इसके ऊपर 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, मैं आपको कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव प्रकृति का चार्ज है। अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, Q बराबर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो सर इलेक्ट्रॉन के आवेश को 2 से गुणा कर दीजिए 1.6 10⁻⁻19 को, तो ये हो जाएगा 3.2 10⁻⁻19 कूलाम। इतना आवेश भी आप इसे नेगेटिव दे सकते हैं। और अगर ज़्यादा देना चाहूँ तो सर आप 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो आप इसे 3 से गुणा कर दीजिए तो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 4.8 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा। तो आप किसी भी वस्तु को इतने नेगेटिव चार्ज से, इतने नेगेटिव चार्ज से, इतने नेगेटिव चार्ज से, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100, 1000, लाख, कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन आवेश कितना होगा, जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जाएगी उसको आप एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करेंगे।
उतना ही आवेश दिया जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1.6 10 की पावर -19 और 3.2 10 की पावर -19, इन दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या लेता हूं मैं, मान लीजिए 2.4 10 की पावर -19, क्या इस वस्तु को इतने नेगेटिव चार्ज से आवेशित करना संभव है? क्या मैं अपनी जेब में से 35 रुपये दे सकता हूँ? नहीं दे सकते। तो ठीक उसी तरीके से आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, और एक इलेक्ट्रॉन एक आवेश का पैकेट कहलाता है, और उस इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्वांटा कहते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में उसे हम क्वांटा कहेंगे। यानी आप एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, दो क्वांटा दो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप उसे दे सकते हैं। तो आवेश क्वांटीकृत होता है। तो आप किसी वस्तु को कितना आवेश दे सकते हैं? Q बराबर सर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इनटू में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये जो n है ये कैसी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्याएं होती हैं। तो आप किसी भी वस्तु को Q बराबर Ne के फॉर्मेट से उसके ऊपर दिया गया आवेश निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये तो नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज कैसे निकालेंगे? तो बेटा इसके ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। जब आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो एक प्रोटॉन का प्रभाव बचेगा, तो 1.6 10 की पावर -19 कूलाम का धनावेश आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना धनावेश आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना धनावेश आ जाएगा। यानी नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लाके डाल दीजिए, धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए। लेकिन उस वस्तु के ऊपर आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बराबर Ne हो जाएगा। और 12th क्लास की फिजिक्स का पहला फॉर्मूला आप लोगों के पास आ जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कहते हैं कि आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके एक बार ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए। इसके बाद में आवेश की प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी आवेश की रह जाती है, नंबर 5, और इसे कहते हैं निश्चरता का नियम। क्या कहते हैं? निश्चरता का नियम। समझते हैं क्या होता है निश्चरता का नियम? देखिए, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास में, जिनके पास मैथमेटिक्स है और वो बड़ी कक्षाओं में जब जाएंगे या बीएससी करेंगे, दैट टाइम इस नियम को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए, आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, और आइंस्टीन को कौन नहीं जानता, ये बात तो कहने में कोई बड़ा इशू नहीं है कि आइंस्टीन, अगर जिसने फिजिक्स पढ़ी है तो डेफिनेटली आइंस्टीन को भी उन्होंने पढ़ा होगा। तो आइंस्टीन ने एक नियम दिया था जिसे कहते हैं सापेक्षता का नियम। ठीक है, सापेक्षता का नियम। आइंस्टीन क्या कहते हैं? आइंस्टीन कहते हैं कि भाई साहब, आपके पास अगर कोई पेन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है जिसका कोई द्रव्यमान है, तो अगर ये वस्तु जब रुकी हुई है तो मैंने इसका द्रव्यमान निकाल लिया, कितना आया? उसके द्रव्यमान को अपन कह देते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्थिर अवस्था में जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान को आप लिखते हैं, किससे लिखते हैं? m0 से लिखते हैं। ठीक है सर। अब आप इस वस्तु को फेंक दीजिए या गति करवा दीजिए, तो जब ये ऑब्जेक्ट गति करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसका जो वेग है, उसको आप नाप लीजिए। तो मान लीजिए ये गति करता है, और किस वेग से गति करता है? v वेग से ये ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है। तो सापेक्षता का, आइंस्टीन का जो सापेक्षता नियम है वो ये कहता है कि जैसे जैसे ये वस्तु ज़्यादा वेग से गति करेगी, इसका द्रव्यमान बढ़ने लग जाएगा। यानी किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा नियत नहीं रहता है, वो उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सर ऐसा हमने तो अपने डेली लाइफ में कभी फील नहीं किया। हाँ, ये आप सापेक्षता के नियम में बीएससी कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे। अभी अपन एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, तब आप लोगों को बहुत थोड़ी सी फीलिंग भी आएगी। तो जब ये वस्तु v वेग से गति करेगी तो आइंस्टीन कहता है कि साहब इसका द्रव्यमान बढ़ने लग जाएगा। और किस फॉर्मूले से बढ़ेगा? तो उसका फॉर्मूला होता है m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। और c जो है, जहाँ पे c जो है वो आपका c क्या है? प्रकाश का वेग है। आप जानते हैं प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका स्थिर अवस्था में द्रव्यमान m0 है, जब वो v वेग से गति करेगा तो उसका जो द्रव्यमान है वो परिवर्तित होकर के कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। अब अपन इसको समझते हैं कि सर जैसे जैसे वेग बढ़ेगा
तो वेग बढ़ेगा तो v अपॉन c का वैल्यू बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो v अपॉन c जो है वो भी बढ़ेगा। जब v अपॉन c है तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है वो भी बढ़ेगा। और जब बढ़ी हुई वैल्यू को आप 1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा, घटेगा। और जब ये वैल्यू घटेगी तो इसका अंडर रूट भी क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट भी कम हो जाएगा। और बटा की वैल्यू एम नोट के बटा में जो फंक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब है कि सर एम का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ये तो बात है द्रव्यमान की, यानी द्रव्यमान वस्तु का हमेशा नियत नहीं रहता है। दैट इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अपन तो बात किसकी कर रहे हैं, आवेश की कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये जो पेन है इसको आपने 5 माइक्रोकूलाम के आवेश से आवेशित कर दिया, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज डाल दिया आपने इसके ऊपर, ठीक है, कितना, माइनस का 5 माइक्रोकूलाम। अब आप इस वस्तु को फेंक दीजिए तो सर इसका द्रव्यमान जो है वो तो कैलकुलेशन में इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन इसके ऊपर जो आवेश है वो हर पल 5 माइक्रोकूलाम ही रहेगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग पर डिपेंड करता है, लेकिन उस वस्तु के ऊपर जो आवेश का मान है उसके ऊपर, उस आवेश के ऊपर उस वस्तु के वेग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हर क्षण इसका जो आवेश है वो उतना ही रहता है। तो ये जो स्टेटमेंट आप लोगों ने भी फील किया है कि द्रव्यमान है वो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट आवेश के ऊपर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे ही हम निश्चलता का नियम कहते हैं। नीचे आप स्टेटमेंट के रूप में अभी जो आपने सीखा है उसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने आवेश के बेसिक स्टेटमेंट के रूप में पढ़ा और आवेश की जो मुख्य प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। अगली कक्षा के अंदर अपन पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है, धनावेशित या ऋणावेशित कैसे किया जा सकता है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और इसका इंपॉर्टेंट गुणधर्म है वो भी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए, आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। कैसे कैसे संरक्षित रहता है, समझिए। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आपके पास प्लस का 5 कूलाम है, इसका नाम ए है। और उसके बाद में आपके पास कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसके पास में जो टोटल चार्ज है वो प्लस का 3 कूलाम है, इसका नाम बी है। अगर मैं ये कह दूं कि इन दोनों को आपने टच करवाया और टच करवाने के बाद ए के ऊपर जो आवेश है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि सर प्लस का 2 कूलाम है इन दोनों को टच करवाने के बाद, और आपसे मैं पूछता हूं कि बेटा बी के ऊपर कितना आवेश बचेगा, तो आप कहेंगे कि सर पहले इन दोनों का टोटल चार्ज कितना था, प्लस का 5 प्लस का 3, तो प्लस का 8 कूलाम हो गया। और अब ये दोनों आवेश दोनों वस्तुओं के ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, वितरित किया। इसके ऊपर यदि प्लस का 2 कूलाम है तो सर इसके ऊपर प्लस का 6 कूलाम रहेगा, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद में भी आवेश उतना ही रहता है। यानी आवेश किसी घटना से पहले का टोटल आवेश और किसी घटना के बाद का टोटल आवेश हमेशा बराबर होता है। जिस तरह से ऊर्जा को, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है, उसी तरीके से आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर किया जाता है। आवेश को पैदा नहीं किया जा सकता, आवेश को किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, आवेश को केवल एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। इसे कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो ये भी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। तो आवेश के गुणधर्मों को उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने क्लासमेट्स के साथ या जो भी स्टूडेंट आपके संपर्क में, प्लीज़ उनके साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में अपन आवेश, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो विधियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। 12th क्लास की फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं उनके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज से हमने सीरीज स्टार्ट करी है, प्रयास करते हैं कि ये कंटिन्यू चले और 12th क्लास का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो आप लोगों को कंप्लीट मिले। आज के वीडियो के एंड में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज की इस क्लास से जुड़ा हुआ है उसको अपन करते हैं और उसके बाद में आप लोगों को उसका बाकी का जो पोर्शन है वो आपको सॉल्व करना है और आपको उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि
किसी वस्तु को एक कूलाम ऋणावेश से, कैसे आवेश से, एक कूलाम ऋणावेश से आवेशित करना है। क्या करना है? आवेशित करना है। ठीक है सर। तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन आपको बाहर से डालने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला और टोटल चार्ज का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? Q = NE होता है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना देना उस वस्तु को? एक कूलाम देना है, तो Q की वैल्यू 1 आ जाएगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर हमें कैलकुलेट करनी है, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 हम जानते हैं। तो आपको n का मान निकालना है, तो बेटा ये संख्या इसके डिवाइड में आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी 1/1.6 10⁻19 = n। आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ पे इसका जो आंसर है वो लिखना है, बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन आपको डालने पड़ेंगे। यानी आपके दिमाग में ये प्रश्न हमेशा रहना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक कूलाम आवेश तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।